मैथ स्टूडेंट बताएगा आपको। इन यूनिसेलुलर reproduction and age insert over characteristic. It is correct or wrong? क्यों है? हिंदी कौन बताएगा? जब मैंने पढ़ाया मैंने पढ़ा तो कि कौन कौन है इंक्लूसिव है इंक्लूसिव अंत यानी दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं चाहे आप कह लीजिए चाहे जबकि बहुकोष्ठीय बहुकोष्ठीय है ऐसा नहीं दोनों अलग अलग चीज दोनों क्या है अलग वृद्धि अलग है और प्रजनन अलग है ना बैठिए बेटा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये बात मैंने क्यों कही कि भाई एक कोष्ठक में तो मानते हैं और हम कोष्ठक में कैसे कौन किसमें कितना फर्क है किसी एक कोष्ठक जीव में लैंगिक अंतर नहीं बना ये है क्यों है वन टू थ्री आप बताओ ये कारण अगर आपको बताना है तो कहा कि डेफिनेशन में जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा जब आप बताओ सिद्धांत क्या है ये
जबकि मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो उसकी आकार में वृद्धि हो, साइज में वृद्धि हो। सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सेल के साथ साथ सेल की वही है, वही इंडिविजुअल है। इसे चाहे सेल मान लीजिए चाहे इंडिविजुअल मान लीजिए। इससे इधर बच्चों को आगे समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या? तो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? क्या एक क्वेश्चन है, क्या होता है? बढ़िया तरह से सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे कंपटीशन में जूलॉजी में यहाँ आएंगे और आने चाहिए, क्योंकि मैं सवाल बहुत करता हूँ। बच्चों के जो डाउट्स है ना वो बहुत ले रहे हैं, और लेने भी चाहिए कि बच्चे के दिमाग में तो खत्म जो भी तो आप सही जवाब देना शुरू कर दो। रिप्रोडक्शन कैसी प्रॉपर्टी है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक है? एक मात्र एक कैरेक्टरिस्टिक है या डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी? लिविंग बीइंग, तुम बताओ बच्चे। ये मिल है कैरेक्टरिस्टिक और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन, जीवधारी प्रजनन करते हैं, ये गुण जो है उनका एक गुण मात्र है या एक ऐसी परिभाषित प्रॉपर्टी है जो परिभाषित कर देती है पूरी तरह से कि भाई ये जीवों में ही पाई जाती है और किसी में नहीं। अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है जिनमें, वो जीव है। ये केवल एक गुण है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी। केवल कैरेक्टरिस्टिक मानना है। चलिए आपको मैं बिठा दूंगा, ऐसा ये क्यों मानना है, जितनी जनता ये क्यों मान रही है कि भैया वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तुमसे क्या गलती होगी सोचने में? हाँ, रिप्रोडक्शन। एक जोर से मेरी आवाज आती है तुम तक, तो तुम्हारी आवाज मेरे तक साफ क्यों नहीं आती? मैंने तो भी कान भी चेक कराए हैं जल्दी, ईएनटी से हैं। भाई देखो, जो सोचा है बोलोगे तो वही ना, बोल दो, जवाब तो होगा। कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? यही तो मेरा पूछा है सवाल है। सब में पाई जाती है, और नॉन लिविंग में, सभी लिविंग थिंग में पाई जाती है रिप्रोडक्शन। बोलो, सभी में नहीं? अच्छा, सभी में नहीं पाई जाती, किस में नहीं पाई जाती? अच्छा, नाम बता दो। क्या रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी सभी लिविंग बीइंग में होती है? कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें ये नहीं है। ये बात मैंने आपको बिल्कुल सही मानी। अब मेरा कुछ नहीं है, तो कैसे कौन है? कुछ याद आ रहा है एग्जाम्पल?
कितने बच्चों को याद आ गया? इतने सारे स्टूडेंट्स को याद आ गया। इतने स्टूडेंट हाँ वो वाली कच्ची। हाँ इनफर्टाइल विदाउट गायब है, लेकिन हम केवल मानते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं रहा कि भैया रिप्रोडक्शन एक कैसे प्रॉपर्टी हुई। रिप्रोडक्शन के टाइप हो सकते हैं, अपने जैसे संतति उत्पन्न करने के प्रकार हो सकते हैं, विधियां हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं ना। दो सबसे पॉपुलर मेथड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। ठीक है, तब हम मानेंगे कि इस प्राणी की ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजनी है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कब माने, यानी वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफाइन करते हैं इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे कोई सा भी नंबर तो दोनों में होगी। यहाँ तो नंबर वाला खेल ही नहीं रहा है, तभी की ग्रोथ होगी। आपने ग्रोथ को ला रहे हो बीच में, ग्रोथ से तो मैंने कहीं रिलेटिव नहीं किया। मैं तो रिप्रोडक्शन के अंदर ही दो टाइप में आ गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन पेरेंट्स मान रहे, उसमें दो पेरेंट्स बात करेंगे, ये नहीं कह सकते वो मेल एंड फीमेल है ना। नहीं, दोनों मेल नहीं हो सकते, वो दोनों हर्मेफ्रोडाइट हो सकते हैं। दोनों क्या हो सकते हैं? हर्मेफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। ये कोई डेफिनेटली है कि एक मेल ही और एक फीमेल। बेसिक ये है कि इट इन्वॉल्व्स कितने पेरेंट? टू पेरेंट। नहीं, अगर हर्मेफ्रोडाइट, अगर किसी हर्मेफ्रोडाइट में, सुनना ध्यान से, हर्मेफ्रोडाइट जानते हो सब बच्चे? हर्मेफ्रोडाइट क्या होगा इसमें मेल ना हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, तो आपकी डेफिनेशन कहां टिकती है? कितने पेरेंट्स? Different gametes are formed. When gametes are formed, sexual reproduction. When gametes are not formed, it is asexual। तो ये की बात क्या है?
समझ में आ गया तब या नहीं? गैमेट्स आर प्रोड्यूस, गैमेट्स आर नॉट मैच। चीजों को बारीक बारीक चीजों को मैंने कहा। निट का मतलब समझो बच्चों। निट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके कुछ स्किल को चेक कर, ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसकी नॉलेज तो है ही है, लेकिन वो कितना अच्छे से आपने पढ़ा, टाइम मैनेजमेंट, और बीओ, अच्छा, ये है जो आपको अपने ऊपर क्रिएट करनी है डेवलपमेंट। जब आप करेंगे तब आप सही स्ट्राइक करते हैं, है ना? ये क्वालिटी आपको अपने अंदर ऊपर करनी है। अगर ये ऊपर हो जाएगी तो आप, इससे पहले आपको कोडनी स्किल पढ़ लिया होगा, रिलेशनशिप पढ़ा होगा, पढ़ा है सब बच्चों ने। अब क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे जब एनिमल ट्रेनिंग शुरू करना है तो मुझे क्लासिफिकेशन का कुछ टच चाहिए, जो आपने पूर्ण ज्ञान अर्जित किया है ना, सब टच चाहिए, कुछ फीडबैक चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूँ। कितना फीडबैक बिना एक दूसरे के कान में गुदगुदाहट किए, who is the first scientist who take effort to classify important, उस फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने प्राणियों को वर्णित करने का सबसे पहला प्रयास किया। वन थ्री जोया, हु इज दैट? एरिस्टोटल। क्या किया? अरस्तु थे। अरस्तु ने जंतुओं को क्लासिफाई किया या प्लांट्स को? हैं? यानी उसने दो ग्रुप है, एनिमल किंगडम है, प्लांट्स की जड़ ने बनाए। उन्होंने केवल जो पहले से उपस्थित प्लांट्स थे, उन्होंने अर्थ शर्त एंड ट्री, उनके बाहरी कैरेक्टर्स तीन दिए थे, और अभी ही एनिमल को ही भैया ये एनीमिया है या इनैनिया है, ये ओविपेरस है या लीची। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? यस, कैरोलस लीनियस। कौन कौन से किंगडम थे उनके क्लासिफिकेशन में? प्लांटी है, बिल्कुल। फिर उसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आया? थ्री किंगडम वाला है, थ्री, फिर फाइव, और फिर सिक्स। तो थोड़ा पार्ट, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वो पीछे वाली बच्ची आर एच विटेकर ने दिया था। कब दिया था ये बता सकते हो? 19 विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया, तुम्हें याद है क्लासिफिकेशन दिया था कोई? तो संजीव जिमरन क्या पढ़ाते हैं?
पढ़ जाते हो, देखेगा कोई बच्चे, तो याद होना चाहिए। हाँ बेटा, वगैरह आंटी और एनिमेलिया दो तो वही है, पंचायती मॉडल कौन सी प्रॉब्लम है, पता लग गया आपको कौन कौन से पांच, कौन कौन से मोनेरा, सोनिस्टा, पंचायत, है, ठीक है। क्या आपको पता है फाइव डी का हो गए, ये बात किस पे डिपेंड करती है, द क्राइटेरिया, द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्राइटेरिया जो हम निर्धारित करते हैं क्लासिफाई करने, वो डिपेंड करते हैं कि आगे के फाइलम बन सकते हैं या नहीं बन सकते, किंगडम बन सकते हैं या नहीं। और ये लगातार चलने वाली होती है क्योंकि हो जाएंगे, चेंज आएगा, निश्चित रूप से चेंज आएगा, है ना। मोनोरम मोनोरम मैं एनिमल पे आऊंगा, एनिमल पे ऐसे आ जाऊंगा, मोनोरा बताऊंगा, एनिमल पे आऊंगा, कौन बताएगा मोनोरा, बैक्टीरिया रखे हैं, नहीं गलत, बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल हो सकता है, एनिमल तो एक दो चार, इसे बड़े पहले किताब, किताब को देख के नहीं बता रहे, ऐसे दिमाग है, क्या हो सकता है ये, जो है केवल न्यूक्लियोटाइड्स है ना, नो अदर कंटेंट, ओनली जेनेटिक मटेरियल है कि उसके अलावा बाकी सब चीजें गायब है। थोड़ा सा सही पकड़े आप, है ना, सही पहुंच रहे थे लेकिन बेसिक ये है बैठ, ठीक है। इसके अंदर प्रोकैरियोट्स रखती है, इसमें प्लांट्स भी हैं, प्रोकैरियोट प्लांट्स रखे गए होगा, वो ये सारे प्रोकैरियोट्स में, सॉरी मोनेरा में प्लांट्स भी रखे गए हैं क्या, और एनिमल, ये क्वेश्चन है जो है एनिमल का मतलब प्लांट का मतलब
केवल कौन है? बात अलग है, वो ने रखो फिर आगे फर्दर आया है उसमें, है ना? पता है ना सब बच्चों को? अब दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन है? प्रोटिस्टा कहते हैं, मैं चलता है बोल रहा हूँ, कर क्या करते हैं? प्रोटिस्टा कहते हैं यूनिसेलुलर एनिमल, प्रोटिस्टा contain unicellular organisms. Which one is right? Yeah. Protista contain unicellular animals. Protista contain unicellular organisms. Both are correct. Both are incorrect. कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है? यही निट है, इसे ही निट कहते हैं। सेम चीज है, सेम नॉलेज है, लेकिन देखना ये है क्या पर्टिकुलर पता है, कितना टू द पॉइंट पता है, को बजा के कितना पता है, ये लाइन आपको बजा के कितनी आती है। हाँ, इनमें चार में से पहले तो सही बताओ कौन है? चार विकल्प दिए ना मैंने। प्रोटिस्टा कंटेन यूनिसेलुलर एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब मुझे शक होने लगा तुम्हारे ऊपर। और कौन बताएगा? एक बच्ची वो, और इसके अलावा और कोई नहीं? एक बच्ची, ये दो ने सोचा, आपने भी सोचा। अब तू बता देगा कि तेरा डिफाइनिंग सही है। हाँ बोलो। बोथ आर करेक्ट। वेरी गुड। हाँ, सेकंड ऑर्गेनिक। हाँ, बोथ आर इनकरेक्ट। जो है, क्या कह रही है? ये मैं कहता सवाल पूछ रहा हूँ, दिल में सवाल भी होगा, एक क्वेश्चन, एक कोशीय प्राणी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प गलत है। अब भी यही आंसर है, आप गलत हो गया है। मैं एक प्राणी, कोशीय जंतु, दूसरा एक कोशीय प्राणी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प गलत है। कंफ्यूज मत हो, दोनों सही है। नहीं, यूनिसेलुलर एनिमल्स का मतलब ये है एनिमेलियन, समझ गए ना? तो इसलिए सेकंड सही, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोश के प्राणी रखे गए हैं, नॉट एक कोश के एनिमल। ठीक है ना? और हाँ, पहले में कोश, सारे कोश के प्राणी से पूछ,
मेरा जितनी नॉलेज है द पॉइंट है, ठीक है। एक प्रोग्राम है एनिमल, इसकी पहली लाइन पढ़िए ध्यान से। पहला लाइन में कौन, ऑल कंटेन मल्टी सर्वर, क्या है, मल्टी सर्वर एनिमल्स, पहली लाइन ही ये है। एग्जाम में मल्टी सर्वर एनिमल है भैया, कोई भी ठीक है। एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स कैसे हैं, मल्टी सर्वर, जब एनिमल्स ही होते हैं। कई एरियाज जो है वो एनिमल्स स्ट्रक्चर में और फॉर्म्स में, स्ट्रक्चर और फॉर्म्स में आता है। स्ट्रक्चर और फॉर्म्स में अलग, इसमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसलिए भी जरूरी है बच्चों, क्योंकि कैरेक्टर को निर्धारित करना इसलिए अच्छा है कि हाँ कोई भी प्राणी सिस्टमैटिक रख सके, एक ग्रुप में रख सके, उसे प्रॉपर सिस्टमैटिक बातें पढ़ानी, जो करी है पहले सुन करो और बाद में उसे प्रॉपर सिस्टमैटिक रूप में रख सके, इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, अभी इसने बताया कि क्लास करना है, कैरेक्टर देखने पड़ेंगे, बेसिस क्या देखने पड़ेंगे, बेसिस, क्या बेसिस होने चाहिए भैया, का क्या होना चाहिए, इन्हें जरा पर्टिकुलर करना। अगर मैं देखो एनिमेलिया के अंदर देखो, जहां पे ये जो मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ एनिमल्स के बता रहा हूं, नॉट ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म के बेसिस कहां पढ़े हैं आपने, जब आपने बॉटनी में क्लासिफिकेशन पढ़ा था फाइव किंगडम, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वगैरह जो है ना, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के लिए हैं। यहां पर हम किसके लिए कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए। क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं, पहला है सेलुलर अरेंजमेंट, पहला क्या क्राइटेरिया है, सेलुलर अरेंजमेंट। एक क्राइटेरिया, नंबर दो सिमेट्री, उस एनिमल की सिमेट्री कैसी, सममिति कैसी है। नंबर तीन है नेचर ऑफ सीलो,
और नंबर 4 है उसकी जो विभिन्न प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं और उन एक्टिविटीज को करने के लिए जो ऑर्गन सिस्टम आया है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, उसका क्या है, किस प्रकार का। हाँ, ऐसा कुछ है जो क्राइटेरिया मोटे मोटे रखे गए हैं। क्लियर हुआ? क्या क्या पहले बताया मैंने? अरेंजमेंट और देखे पढ़ेंगे इन्हें आगे। हाँ, हाँ, नंबर फोर जैसे सिगमेंटेशन भी आएगा, नोटोकॉर्ड भी आएगी, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड भी आएगी। ये सब इसके एक पार्ट है ना? ये सब सिस्टम जो है हमने क्लासिफिकेशन क्या बात है? क्या है? सेलुलर अरेंज वो हम देखें सारे एनिमल्स क्या है? मल्टी सेलुलर। इसका मतलब बहुकोशीय आप बहुकोशीय जीव है, बहुत सारी कोशिकाएं आ रही हैं। अब ये कैसे अरेंज इस प्राणी को कैसे वो अरेंज है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ध्यान देना बहुत ही ये कारण में केवल एक एग्रीगेशन एक समूह मात्र क्या है और बहुत तेज मात्रा में लेबर और वर्क है यानी एक्टिविटीज है उसके अंदर काम करने की अलग अलग काम करने कुछ टाइप का है यह यूरोप स्वतंत्र मार्ग कोशिकाओं का किसी विशेष सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई पहले सबसे बात आती है केवल सिंपल एग्रीगेशन ऑफ सेल्स कोई डिवीजन ऑफ लेवल कोई डिस्ट्रिक्ट ज्यादा बढ़िया ना हो बहुत प्राइमरी लेवल का क्योंकि जब सेल है तो कोई ना कोई काम तो करेंगे सेल है कोई ना कोई काम तो करेंगे तो ऐसा एग्रीगेशन जिसमें केवल एग्रीगेट मात्र होता है समूह मात्र होता है सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। केवल समूह मात्र होता है और उसके द्वारा कुछ छोटा मोटा काम करने इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे जैसे पोरीफेरा एग्जाम्पल क्या है इसका पोरीफेरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों पोरीफेरा पोरीफेरा स्पॉन्ज स्पॉन्ज में ऐसा ही होता है वहां पर सेल केवल एग्रीगेट समूह मात्र होते हैं कुछ कोशिकाएं ही अलग अलग काम करते हैं डिवीजन ऑफ लेवल डिस्टिंक्ट नहीं। इससे आगे क्या हो सकता है इससे आगे हो सकता है सेल जो है अपना ऐसा समूह बनाते हैं जो स्पेसिफिक कार्य कर सकते हैं एक ऐसे कोशिकाओं ने मिलकर आपस में ऐसे समूह बना दिया है इस तरह से समूह बनाया कि जो क्या कर सकते कोई स्पेसिफिक कार्य कर सकते और इस समूह को जो कोई स्पेसिफिक कार्य करती है वो क्या कहते हैं टिश्यू ऊतक कहते हैं क्या कहते हैं टिश्यू
कि भाई सेल्स में पूरी साइड 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 में सब है, वहां पर यूनिट नहीं है। समझ रहे हो? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कहलाता है? टिश्यू लेवल। कहाँ पे डिवीजन ऑफ लेवल होता है, कहाँ पे? फ्रैक्शन करेंगे तो एक काम कठिया कोशिकाओं को समूह में काम दे किया जाए, ऐसा किसमें होता है? टीनोफोरम है, निडेरिया, सिलेंट्रेट्स, ऐसा किसमें होता है? सिलेंट्रेट है। ने लिया, क्या बना लिए? यूनिट बना लिए। और यूनिट बनाने के लिए किसी ने जब समूह बनाया, समूह बनाकर उसे किसी पर्टिकुलर काम को परफेक्टली करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया। और उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? और अंग का, अंग का है। आगे जब सिलेंडर से बात की ऊपर से बात, जितने भी बाकी सब में क्या है? ऑर्गन है, ऑर्गन है। जो ऑर्गन है, ऑर्गन ने क्या काम किया भाई? स्पेसिफिक फंक्शन, किसी भी एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, बड़ी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को करने के लिए अंगों का एक सिस्टम बना दिया, एक समूह बना दिया। सारे ऑर्गन उसमें अरेंज कर दिए सिस्टमेटिकली कि भाई एक पर्टिकुलर काम करना है, तो उसमें बन गया ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमने क्या करना है भैया, हमें भोजन को बाहर से लेना भी है, उसे डाइजेस्ट भी करना है, और बेकार भोजन को बाहर भी निकालना है। तो यानी इसके लिए हमें क्योंकि अलग अलग काम है, तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लेकिन सारे ऑर्गन्स को एक यूनिट की तरफ काम, भाई पहले ये काम करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, एक सिंक्रोनाइजेशन उसमें चाहिए हमें, एक कंट्रोलिंग उसमें चाहिए। तो ये क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को डाइजेशन कर रहा है भाई ये सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। ये रेस्पिरेशन का काम करेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। ये एक्सक्रीशन का काम करेगा तो ये रिप्रोडक्शन का काम करेगा, कंट्रोल सिस्टम बन गया।
सर्कुलेशन का काम करेगा सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से बॉडी में जीवों के शरीर के अंदर ऑर्गन्स से मिलके अलग अलग सिस्टम बना है। और क्या ये सब जीवों में सिस्टम एक जैसे हैं? इनमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है। इन सिस्टम में भी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक। दौड़ ये है कि केवल डाइजेशन ना हो, परफेक्शन हो। काम में क्या हो? तो जैसे जैसे परफेक्शन आएगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। पहले आपके फोन में केवल एक ही फीचर होता था कि उधर से बात आई और उधर की बात कहनी है। फिर थोड़ा बड़ा किया फोन का मैसेज, फिर और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो एंड्रॉइड आता। क्या यही करोगे? नहीं, व्यवहार नहीं करते। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा सकती है। तो ऐसे ही हमारे प्राणियों का जो क्या है, विकास हुआ ये और जैसे हम करें डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कहना, क्या करें? एलिमेंट्री का नाम के डॉक्यूमेंट बात करें। एलिमेंट्री का नाम ऐसा नाम है मुझे। एलिमेंट्री का नाम, जब हम एलिमेंट्री का नाम को देखते हैं तो एक प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्ट सिस्टम इस प्रकार का है जिसमें जो फूड को ग्रहण करता है, जो फूड को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? और उसके बाद स्प्लीट भी होता है, वेस्ट निकलता है एनस। उसके लिए केवल एक ही ओपनिंग, ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें एक ओपनिंग है केवल। वही ओपनिंग क्या है? क्लोज। क्या है? ऐसी एलिमेंट्री कैनाल क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? लाइन सेट अरेंजमेंट में ये लाइन सेट बनी। एक दूसरी है जिसमें भैया इसमें रहती है नाइन्टी से ऊपर अन्य कंट्रीज में जो है उनमें कैसा होता है? क्लोज, एक ही होता है। इस एलिमेंट्री का नाम को इनकम्प्लीट, जब अलग अलग पैसेज है होना तो यही चाहिए, एग्जिट अलग और एंट्री अलग, एंट्री और एग्जिट अलग अलग एक परफेक्ट पोजीशन मानी जाती है। तो इस प्रकार के एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। फ्रेडी हेर्नांडेज से लिंकेज, फ्रेडी हेर्नांडेज को छोड़कर जितने भी सभी
पाई नंबर सब में कैसी पाई जाती है? कंप्लीट एलिमेंट्री तैनात पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? कंप्लीट। क्या है? क्यू क्यू यानी ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब। अर्थवर्म में कंप्लीट होगी इनकम्प्लीट हो? अर्थवर्म कंप्लीट होगी कंप्लीट है। अर्थवर्म एनिलिडा में आता है। तो एनिलिडा कौन है भाई? समझ में आ गया? उल्टा तो नहीं पढ़ लिया था कहीं? ठीक है। पिछली लाइन को एक बार और गुण और अपूर्ण का फर्क समझ में आ गया? कंप्लीट वो है जिसमें भाव इसमें ये कैसे कह सकता हूँ कि उनकी एलिमेंट्री कैनाल है? ठीक है ना? हाँ, उसमें जो भी स्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट टाइप, उसमें एक ही ओपनिंग है, ये वाली बात कह सकता हूँ मैं। लेकिन ये नहीं कह सकता कि भाई एलिमेंट तो अर्थवर्म की पूछी थी मैंने, तो अर्थवर्म में कैसी है? अर्थवर्म में कैसी है? आप में कैसी है? कंप्लीट। तो यानी आप ये कॉम्प्लेक्सिटी देखी है आपने एलिमेंट्री कैनाल की? एलिमेंट्री कैनाल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी? ऐसी ही कॉम्प्लेक्सिटी सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें भी है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ता है, बॉडी के शेप को बढ़ने के लिए के न्यूट्रिएंट्स है कि बॉडी को चाहिए, वो पूरी बॉडी सिमिलर होने चाहिए। आइए सुनिए, तो फिर सिस्टम गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये एकदम गड़बड़ नहीं है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को गड़बड़ करने के लिए जरूरी है कि भैया जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें एक प्रेशर क्रिएट होगा पंप के द्वारा, एक पंपिंग स्टेशन के द्वारा, है ना? और ये जो पंपिंग स्टेशन है इसे हम क्या कह रहे हैं? हार्ट। इसे हम क्या कह रहे हैं? एक पंपिंग स्टेशन। हाँ, तो अगर हार्ट के द्वारा जो और जो चीज वैल्यू से फ्लड भी कह रहे हैं, उस लिक्विड को क्या कह रहे हैं? फ्लड। जब हार्ट के द्वारा फ्लड को इस तरह से खुले में पंप कर दिया जाता है किसी सील में कि जो सेल्स है वो और डूबे रहते हैं। तो इस टाइम का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं ओपन, क्योंकि ब्लड ओपन में पूरी ओपन सर्कुलेट।
यार, ये वेसल्स तीन प्रकार की होते हैं। यहाँ कौन बताएगा जमीन का काम? केवल दो बच्चे बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे। तो क्या हर चीज करना इसलिए अच्छा है। पर समस्या है। तो अगर ये ऐसे भेजना रहा तो ये सीलिंग कैपेसिटी है और मुक्ति क्या आता है? क्या कहते हैं? ये ब्लड फंक्शन का लगता है। ये शिराए लाल ने लेकिन ऑर्गन क्या केवल वो बना है तो मशीन का बना है। स्केलेटन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नर्व टिश्यू भी है। तो फिर यहाँ कैसा है? यहाँ का बहुत सारी वो क्या कहते हैं कैपिलरी और वेन कैपिलरी, इन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऊपर ओपन है।
लेकिन जो स्पेसिफिक याद रखने के किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और जिसमें पूछा जाता है आर्थ्रोपोड्स एंड एनिमल्स, ये याद रखेंगे आप कि आर्थ्रोपोड्स में किस टाइप का है और एनिमल्स किस टाइप का सब इस टाइप तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम आया हुआ है। ऑर्गन सिस्टम की बात चलती है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी प्रकार से और भी सिस्टम है जिनमें कॉम्प्लेक्स बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट मोटे रूप से बताया गया है और वो सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। लेकिन एनसीईआरटी ने एग्जाम के लिए केवल दो ऑर्गन एग्जाम के लिए सर्कुलेटरी के है, डाइजेस्टिव। ठीक है, समझ में आ गया। अब चूंकि हम अरेंजमेंट की बात करें, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की बात की हमने यहाँ पर, देखो हम अरेंजमेंट ऑफ सेल से चले गए यहाँ पर, मल्टी सेलर से चले, फिर मल्टी सेलर आए तो हमें आवश्यकता पड़ी नहीं है अरेंज कैसे करें, बहुत सारी आगे कुछ है आपके पास, मान लिया एक या दो ही कोई चीज है तो आप उसे कहीं भी रख दोगे, लेकिन जब बहुत सारी चीज हो जाएगी तो उन्हें आपको अरेंज करना पड़ेगा। आगे अरेंजमेंट ये समूह, लेकिन ये सेल्स भी अलग अलग प्रकार की हैं। देखो आप इस तरह की सेल अलग, इस तरीके में, किस तरीके में, फिर ये करने के बाद फंक्शन में आ जाओगे आप, फंक्शन में करने के बाद क्या और ये इसके लिए तो इसके लिए फंक्शन में इसके लिए आपने हाँ फंक्शन भी एक फंक्शन के अंदर बहुत तो आप इस इसे इस ऑर्डर सिस्टम की जरूरत है। आप ऑर्डर सिस्टम आई, ऑर्डर सिस्टम में भी क्या करना है, लाइक सेफ्टी है, ये तो सेफ्टी का राइट है, सब तरह के फंक्शन रहेगा इसमें और कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से ये आए कहाँ से, क्यों बढ़ रहे हैं कैसे, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट चेंजेस आते रहे, और एनवायरमेंट में जैसे चेंजेस आते रहे वैसे बॉडी भी चेंजेस आते रहे। हाँ ये तो इवोल्यूशन है, सरल से लेकर के इधर नहीं कर रहे हैं चेंज, यही तो इवोल्यूशन है ना, सिंप्लिसिटी प्लसिटी, तो यही हम पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन की तरफ पढ़ रहे हैं। तो ये दो टाइप में ठीक है। अब इसी में फिर स्वाद कहाँ से, जर्मिनल लेयर, क्या है जर्मिनल लेयर, क्या चीज बच्चों, जर्मिनल लेयर। तो सबसे पहले क्या क्या जाइगोट क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। जाइगोट के सेल डिवीजन को क्या कहते हैं, वैसे कितने बच्चे करें, जाइगोट के सेल डिवीजन को क्या कहते हैं, नहीं ये सेल डिवाइड हो रहे, ये सेल डिवाइड हो करके क्योंकि अंगों का निर्माण हो, तो पहला ये
हो जाता है। कूल एयर हो सकता है। डी सोडा, भले ही वो बीच में आती है लेकिन वो थर्ड है। ये पास को जो टिड्डियों यार एक्सोप्लाज्म मैपिंग करके डिट्रोप्लाज्म। ये तीनों में क्या है? ठीक है, तीनों। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूँ, एनसीआर बन ठीक है। अब दो सेक्शन आप एक पाओ मिशन फॉर्मेशन फिर में माउथ पहले बनती है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ पहले बनता है, एनएस बाद में बनता है। प्रोटीन समान है। क्या चीज पहले बनती है? माउथ पहले बनता है और एनस बाद में। दे आर कॉल्ड प्रोटीनोस्टोमा। प्रोटीनोस्टोमा, प्रो मैंने फर्स्ट। ठीक है।
प्रोटीन प्रो में क्या फर्स्ट है? बाउंड। ठीक। एस्केलिमेंथिस से लेके मोलस तक प्रोटीरोस्टोमा है। एस्केलिमेंथिस से लेके कहां तक? मोलस। क्या है? प्रोटीरोस्टोमा। क्या है? प्रोटीरोस्टोमा। हाँ, ड्यूटेरोस्टोमा में कौन कौन आ रहे हैं? तीन, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकोर्डेट एंड कोर्डेट। ठीक है। ये कौन है? ड्यूटेरोस्टोम। इनमें क्या चीज पहले बनी है? क्या चीज पहले बनी है? एनस। एनस का काम क्या है? हाँ, वेस्ट वेस्ट मटेरियल जो फूड का है उसे बाहर निकालना, है ना? इट मीन्स वे प्राणी जो ड्यूटेरोस्टोमेट्स हैं वो एनस पहले बनते हैं। पहले बनी आपके बट क्या नाम है? वाह, सेम फसल है। ऐसे फाइलम का नाम बताओ जो डिप्लोब्लास्टिक क्या हो? ऐसे तुम्हें प्रोटीन उत्पन्न है। तो ये जो पॉइंट्स है ये कितने बढ़िया पढ़ लिया आपने, इनकी क्वेश्चन है तो ध्यान से भी आपके सवाल है। यदि पॉइंट्स को किया इसलिए ना खोल बुला के पढ़ना नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। हर एक लाइन को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका मतलब निकाल निकाल के पढ़ना हो। तो जर्मिनेशन लेयर आगे बच्चे समझ में है? जब जितना एडवांस होगा जर्म लेयर का क्रम उतना ही। और यहीं पर एक काम पड़ता है, एक कैविटी आ जाती है जिसे हम कहते हैं सीलो। क्या कहते हैं? सीलो। चलो समय से लोगों का नाम 1 2 3 4। क्या होगा बेटा सीलो? आप समान है। इससे आच्छादित, इससे आच्छादित। ये किताबें खोल के जो बताती हूँ ना इसलिए गड़बड़ करती हूँ। बोन के अंदर भी जो कैविटी होती है वो सिलोम है। बोन के अंदर जो कैविटी है वो सिलो, मैंने सिलोम की डेफिनेशन पूछी है। व्हाट इज सिलोम? हाँ। हैं?
देखो, जो पहली डेफिनेशन बताई ना, वो परफेक्ट नहीं है। जो दूसरी पे आ रहे थे वो परफेक्ट है। ये बच्चा जरा थोड़ा सा देख के बोला था, अगर ये याद होता इसे बोलता तो इसकी करेक्ट थी बिल्कुल। हाँ, ऐसी कैविटी जो मीजोडर्म से घिरी हुई हो, दैट इज सीलो। हाँ, ये प्राय ये कैविटी बॉडी वाल और गट वाल के बीच में होती है प्राय। लेकिन डेफिनेशन जब हम करेंगे, अगर ऐसी कैविटी जो बॉडी वाल और गट वाल के बीच में हो, लेकिन मीजोडर्म से घिरी हुई नहीं है, दैट इज नॉट सीलो। दैट इज नॉट सीलो। जो दूसरी तरह का परिभाषा है, वो परिभाषा ऐसी होगी। पहली लाइन है कि जनरल एक्सप्रेशन की एक्टिंग कर रहा हूँ, है। तो आप देखा कि भैया खून तीन दांत आपको बीसों का एक क्वेश्चन पूछा है और उसमें पहले किताब जो खोल के करता है ना, उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि आपका फिर सारा कंसेप्शन देख के सवाल का जवाब बता देने हो। जितना समझ के पढ़ोगे, दिमाग को ध्यान में रख के पढ़ोगे, उतना सही जवाब सही पहुंचोगे। अब मेरा अगला प्रश्न आपके पास था, जो प्लेटें हैं समूह है ना, प्लेटी हेलमेट ध्यान से सुनो। वो पहले वो ये होता क्या कितने के 100 तीन लेयर है। पहले, अगर कोई सीलोम नहीं है, कोई कैविटी नहीं है किसी में, किसी भी स्तर की, दे आर कॉल्ड एसीलोमेन। हम क्या कहते हैं? एसीलोमेन।
जो विदिन ट्यूब बताया था ना मैंने, जो नाल बनाई थी वो गट है ना उसमें। तो तीनों सिलोन यहाँ पर नहीं है। यहाँ इस क्या है ये? यहाँ पे फ्लैट ही है। नहीं है। तो they are developed in the state. These are the people. Then type they are plenty of animals. They are accidents. Plenty of animals is important. Accident. है ना? दूसरी कंडीशन क्या आपने? एक्टोगन क्या है? थेरेपी बनी हुई है जो है तो गटवाल और बॉडीवाल के बीच में, लेकिन इट इज नॉट कवर्ड बाय मेसोडर्म। तो ये सच्ची जो है सीलोम नहीं है। देन इट इज सूडोस। हम क्या कह रहे हैं? सूडोस। उसके पास रमेश गुप्ता की बुक है। किसके पास? कौन पढ़ता है रमेश गुप्ता की बुक है? कोई नहीं पढ़ता ना अब? हाँ। उसमें डायग्राम गलत बना हुआ, तो वो सुनो सुनो में जो उसके बीच में ऐसा क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये सूडोसिलोम है, और ये किसमें होती है बेटा? एस्केल मेंथिस में। किसमें है ये? एस्केल मेंथिस में सूडोसिलोम होती है।
सूडो सिलोमैटिक ना, ध्यान रखो इसे। सिलोम को पकड़ के रखो, सिलोम के बारे में। अब तीसरे पर ध्यान देना, क्या इसमें क्या है? एक और तीसरी लेयर है, ये तो कौन हुई? और ये 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 तो है। हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और क्या है? यहाँ पर भी एक बात मैं बताऊंगा आपको, तो एनसीईआरटी में नहीं है, स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ये सिलोम बनने की भी दो बातें, या तो लीवर स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिट होके बन जाएगा, तो साइटोसिलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसिलोमेट। स्प्लिट सिलोम कहते हैं, सिलोमेट साइटोसिलोमेट। मोलर साइटोसिलोमेट
सिलोमेट समझ में आ गया? कोई सी वो नहीं, क्या रखते हैं, जो परमाणु जैसे छोटी छोटी टेक्निक मिलती है, बड़ी टेक्निक सुना देती है, छोटी टेक्निक एक बड़ी टेक्निक बनाई जाती है। किसका? सिलोमेट होने का और एसिलोमेट। सिमेट्री क्या थी बच्चों? सिमेट्री। और कैरेक्टरिस्टिक है सिमेट्री। सिमेट्री समझे? क्या बच्चे? सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? किसी प्राणी पर कोई अनुपातिक व्यवस्था है, कोई अनुपातिक व्यवस्था है, क्या कहते हैं? हाँ भाई, सिमेट्री फॉलो करते हैं। मतलब कोई अनुपातिक व्यवस्था किसी भी प्लेन से नहीं, तो हम कहेंगे भाई वो सिमेट्री है। मौसमी सॉन्ग है, पूरी फैराज है, वो क्या है बच्चों? ऐसे पूरी फैराज है, ऐसे नहीं नहीं,
ठीक है, ध्यान रख के बनाए कि जो गोराई बनाया मैंने उसकी प्लेट्स ही बनाई है, कॉम्प्लेट नहीं बनाई है। मेरा एकदम मिलता है डिवाइड को प्लस 5 प्लस 5 तो सेंटर से होकर शर्त यह है कि वो प्लेन कहाँ से होकर जाना चाहिए, सेंटर से होकर जाना चाहिए, किसी भी से लेकिन से रेडियल सिमेट्रिकल है। इस प्रकार की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है हमें तीनों पर्स में एंड मिड एरिया एंड adult of echinoderms and adults of echinoderms। तीन जगह देखें इसमें रेडियल सिमेट्री लंबाई ठीक है। और हमें एक ही प्लेन ऐसा हो जिसके सेंटर से जाने पर दो प्राणी दो बराबर भाग में बढ़ सके, एक प्लेन के अलावा। जैसे इसी प्लेन से दो बराबर होता है, इसके अलावा अगर इस प्लेन से जाना हो तो बराबर यूनियन स्ट्रक्चर बाइलेटरल सिमेट्री बाइलेटरल एनिमल। हाँ जी, किससे लेना बेटा? इज दैट क्लियर? Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelids, mollusk, arthropods, chordates, hemichordates, echinoderms, larvae are phylogenetic। Pigmentation हो रही है अगर किसी प्राणी के शरीर की जो बॉडी है बाहर से भी और अंदर से बाहर से भी और इवन ऑर्गन्स भी हम क्या हो सिगमेंटेड हो, कैसी हो सिगमेंटेड हो, सिगमेंट्स उसमें हो, जब हम कहते हैं कि भैया ये मेटामेरिकली सिगमेंट और इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं मेटामेरिक। जैसे अर्थवन को अगर आप बॉडी देखें एनिडेट्स में देखें तो उनकी बॉडी क्या है एनुअली क्या कहते हैं उन्हें सिगमेंटेड है, क्या कहते हैं सिगमेंटेड, उनकी बॉडी सिगमेंटेड है। और इसमें एक बहुत रोचक चीजें आप पढ़ोगे सिगमेंटेशन में, फिलहाल तो ये छोटा सा दिखाई दिया है लेकिन इसमें आगे पढ़ोगे एक बहुत रोचक चीज जब हम पूरा चार्ट पढ़ेंगे इसका। तो इस प्रकार से
ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ बेसिस है। नेट ऑन द नॉर्मल साइड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मेसोडर्म से उत्पन्न हुआ है, रज्जू की तरह, रस्सी, रज्जू कहते हैं रस्सी की तरह है, लचीला है, ठोस है। शुरू में तो ठोस ही है, नोटोकॉर्ड के लिए तो ठोस शब्द बने, ठोस है। और कौन सी साइड में शरीर की? डोर्सल साइड। शरीर की डोर्सल साइड में पाई जाने वाली संरचना है, जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है दे आर कोर्डेट्स, और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती दे आर नॉन कोर्डेट। तो कोर्डेटा के अलावा फाइबर कोर्डेट दे आर नॉन कोर्डेट, दे आर एंड कोर्डेट, दे आर कोर्डेट। और जिन कोऑर्डिनेट्स में, यहीं पे सुन लो, जिन कोऑर्डिनेट्स में ये नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम में चेंज हो जाती है दे आर वर्टिब्रेट, और जिनमें चेंज नहीं हो पाती दे आर इनवर्टिब्रेट। तो बताओ हैंड कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है? हेमी कोऑर्डिनेट्स आर इनवर्टिब्रेट। जब मैंने साफ कह दिया जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम में चेंज हो जाए दे आर वर्टिब्रेट्स, और जिसमें चेंज ना हो, देखो ध्यान से सुनो, ये स्ट्रक्चर एग्जाम्पल क्या करना, कौन है? टेक्निक से हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम में चेंज दे आर वर्टिब्रेट, और इसमें ना हो बीच में हैवी कोड डेटा पड़ा हुआ है में, उसके कैरेक्टर पड़े हुए हैं बीच में। इज दैट क्लियर? आपके पास सब बच्चों को तो फिर एनिमल क्लासिफिकेशन को करते हैं। जरूर बैठा करो, है ना? अच्छी तरह से करो काम को, बढ़िया पढ़ो। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो जिंदगी में, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ट्वाइस
वाई हुआ इसका टर्म। और आप सेंस हैं बच्चों कि आप ट्राई कर रहे हैं वो दैट वाली, लेकिन स्पेशल केवल नाम से। अगर इस तेईस दांत अच्छे बैठते हैं, क्या सबके सिलेक्शन हो गए? मोस्ट स्लाइड उसमें से निकालो से कौन से सोचने का पढ़ने का मतलब क्या है? तो बात से उसके बच्चे निकाल पा रहे हैं, इतनी आसान तो नहीं है, इतना सुलभ हो गया कि हर चीज को है। तो आई डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और रोज पढ़ना, ये मस्त है। जब ये सब करोगे तो हमें लगेगा कि हाँ भैया मैं बहुत आज की डेट तक स्टडी करते हुए फिर दो चार बच्चे ही ऐसे लग रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। जब आप बिल्कुल बाल बाहर निकालना सीख जाओगे, है ना, आप बाहर निकालना सीख जाओगे प्रॉब्लम को देख के, तब आप मानना कि हाँ भाई आप अब ये नहीं आप क्वेश्चन हल कर यस होना भी ये चाहिए। मैंने कहा ना आप स्पेशल है, आपकी दृष्टि प्रश्न को देखने की अलग होनी चाहिए। हाँ? और इतनी भी नहीं अलग थोड़ी मत रहो, इंसान होता है अलग होनी चाहिए, लेकिन क्लोज पर वाली नहीं। ठीक है, कल याद रखना है सब। मैं कहा हम सुनते तो नहीं टेस्ट या परसों भी हम टेस्ट लेना चाह रहे हैं, जब ज्यादा बच्चे बताए जब सारा आएगा तब रहेगा हमें कि बच्चों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। अभी तो बच्चे बहाना कर रहे हैं, और जो बहाना करते हैं देखो निकाल दो मैं बाहर से बाहर निकाल दो बहाना करने के बाद। बात थैंक यू।